हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे चैनल एवरीड्यू में। दोस्तों, आज के इस चैनल एवरीड्यू में हम आप लोगों के लिए 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं जो प्रत्येक कंपटीशन वाले एग्ज़ामों में पूछे ही पूछे जाते हैं। दोस्तों, चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, टेनिस खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, बी है इटली और सी है स्पेन और डी है चीन। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस हो जाएगा दोस्तों। तो दूसरे सवाल पर जाते हैं। दूसरा सवाल है, पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी? पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1980, बी 1972 ईस्वी और सी 1986 और डी 1992। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1980। 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी। तो तीसरा सवाल है, एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, बी है श्रीलंका और सी है चीन और डी है भारत। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में एलिफेंट पास नामक स्थित है। चौथा सवाल है कि स्टील की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है हेनरी डेविड ने, बी हेनरी कैवेंडिश और सी हेनरी बेसेमर और डी ओ हेनरी ने। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हेनरी बेसेमर ने। हेनरी बेसेमर ने स्टील की खोज किया था। तो अगले सवाल है हमारा, वेमनाड झील कहाँ स्थित है? ए नंबर है केरल, गोवा, बिहार, असम। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल। केरल में वेमनाड झील स्थित है। छठा प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? फारसी में जफरनामा किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए है हरि राय ने, बी है गोविंद सिंह ने, तेग बहादुर, गुरु नानक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था दोस्तों। सातवां प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ऑप्शन नंबर ए है अब्दुल कादिर, बी उस्मान हुरानी और सी यूनुस और डी यूसुफ। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी उस्मान हुरानी हो जाएगा दोस्तों, उस्मान हुरानी। आठवां प्रश्न है, CO2 में ध्वनि की चाल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 1.9 गुना 10 मीटर प्रति सेकेंड, बी नंबर है 960 मीटर प्रति सेकेंड और सी है 260 मीटर प्रति सेकेंड और डी है 160 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 260 मीटर प्रति सेकेंड। CO2 में ध्वनि की चाल 260 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नवा सवाल है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, परंतु क्या ऐसा चीज़ है जो नहीं बदलती है? ऑप्शन नंबर एक है विस्थापन, बी है आवृत्ति, सी है वेग और डी है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आवृत्ति नहीं बदलती है। तरंग दैर्घ्य और चाल बदल जाती है परंतु आवृत्ति नहीं बदलती है। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। 10वां प्रश्न है, श्रव्य तरंग का परिसर कितना होता है? श्रव्य तरंग का परिसर कितना होता है? 20 से 20,000 Hz, 20 से 20,000 Hz तक होता है और 20 से 2,000 Hz तक होता है, 20 से 200 Hz होता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसका सही हो जाएगा 20 से 20,000 Hz। ऑप्शन नंबर बी 20 से 20,000 Hz तक मनुष्य का श्रव्य तरंग होता है। 11वां सवाल है, किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर किस यंत्र से ज्ञात होता है? किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर किस यंत्र से ज्ञात होता है? हमारा ऑप्शन नंबर ए है वेंटुरी मीटर और बी है फेदोमीटर, सी है विषुप्तियोमीटर और डी है पॉलीग्राफ। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेंटुरी मीटर।
वेंटूरीमीटर से किसी द्रव में प्रवाह की दर को मापा जाता है। तो अगले प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न है, चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय श्रेणी का। ऑप्शन नंबर सी तृतीय श्रेणी का है। चिमटा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। 13वां प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का प्रायोगिक मान किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन, बी है हेनरी कैवेंडिश और सी है गैलीलियो और डी है आइंस्टाइन। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने ही सर्वप्रथम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का मान दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई देता है, क्यों? इसका कारण क्या है जो ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई देता है? ऑप्शन नंबर ए है परावर्तन के कारण, बी है अपवर्तन के कारण, सी है प्रकीर्णन के कारण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्वनि के अपवर्तन के कारण। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई देता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनुष्य की अधिकतम श्रवण सीमा क्या है? अधिकतम श्रवण सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 30 से 40 डेसिबल, बी है 40 से 50 डेसिबल और सी है 75 से 85 डेसिबल और डी है 90 से 95 डेसिबल। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 90 से 95 मीटर डेसिबल। 90 से 95 डेसिबल मनुष्य का अधिकतम श्रवण सीमा है। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? ऑप्शन नंबर ए है 100 जूल, बी है 3.6 जूल और सी है 4.186 जूल और डी है 9.8 जूल। तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी 4.186 जूल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। 17वां प्रश्न है, जल का घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है? जल का घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर ए है 40 डिग्री सेल्सियस, बी है -4 डिग्री सेल्सियस और सी है 4 डिग्री सेल्सियस और डी है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी द्रव का जल का घनत्व बहुत ही अधिकतम होता है दोस्तों। 18वां प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है क्रोमियम का, बी है नर्म लोहा और सी मैग्नीशियम और डी है सिलिकॉन का। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्म लोहे। नर्म लोहे का ट्रांसफर का क्रोड बनाया जाता है दोस्तों। 19वां प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है शिशिर कुमार घोष और बी है अरविंद घोष और सी है BC चटर्जी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी अरविंद घोष हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही विव्यायी प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, नाभिक के रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भारी जल का और बी है ग्रेफाइट का और सी है AB दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाभिक के रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट दोनों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी भी जीवाश्म पेड़ पौधे की आयु का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है डी सक्रिय C14 के द्वारा और डी है डेटिंग विधि द्वारा और सी है संघनन विधि द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, रेडियो सक्रिय C14 के द्वारा किसी भी जीवाश्म पेड़ पौधे की आयु का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन है? समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है सोनार, बी है माइक्रोफोन और सी है फेदोमीटर और डी है पॉलीग्राफ। तो इसका सही हमारा उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी फेदोमीटर। फेदोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, फेदोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की खोज किसने किया था? दोस्तों प्रोटीन के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन इसकी खोज किसने किया, ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, देखने की बात है। ऑप्शन नंबर ए है प्रिस्टले ने, बी है जे बर्जेलियस ने, और सी है हेनरी कैवेंडिश ने, और डी है सीले नामक व्यक्ति ने। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, जे बर्जेलियस। जे बर्जेलियस ने प्रोटीन की खोज किया था दोस्तों। 24वां प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है शीले ने, बी है प्रिस्टले, और सी कैवेंडिश, और डी है ए प्लस बी दोनों, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शीले और प्रिस्टले दोनों ने किया था दोस्तों ऑक्सीजन की खोज। अगला प्रश्न है, आर्गन गैस की खोज किसने किया था? आर्गन गैस की खोज। ऑप्शन नंबर ए है रेमजे, और बी है रेले, और सी है प्रिस्टले, और डी है ए प्लस बी दोनों ने, रेमजे और रेले दोनों ने। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी। रेमजे और रेले दोनों व्यक्तियों ने मिलकर आर्गन गैस, जो कि एक अक्रिय गैस है दोस्तों, इसकी खोज किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस मुट्ठी भर का एक संगठन है, कांग्रेस के विरोध में किसने कहा था? दोस्तों कांग्रेस मुट्ठी भर का एक संगठन है, ये किसने कहा था? ऑप्शन नंबर एक है डफरिन, लॉर्ड डफरिन ने, और बी है लॉर्ड कर्जन ने, सी है लॉर्ड डलहौसी ने, और डी है महात्मा गांधी ने। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डफरिन ने कहा था दोस्तों, लॉर्ड डफरिन ने कहा था। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कांग्रेस मुट्ठी भर का एक संगठन है। अगला प्रश्न है, मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन बना सकता हूँ, कांग्रेस के विरोध में यह तथ्य किसने कहा था दोस्तों, कि मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन बना सकता हूँ? ऑप्शन नंबर ए है कि बाल गंगाधर तिलक ने, बी है महात्मा गांधी ने, और सी है सुभाष चंद्र बोस ने, और डी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था, मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन बना सकता हूँ। इसके साथ साथ इन्होंने इसके तथ्य में ये भी कहा था कि देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस को अपना पद से हट जाना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पीएच स्केल की खोज किसने किया था? पीएच स्केल जिससे हमारा शरीर का अन्य मापने में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सोरेनसन, और बी है रेले, और सी है प्रिस्टले, और डी है कैवेंडिश। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज किया था दोस्तों। 29वां प्रश्न है, पेट्रोल का मुख्य घटक क्या है? पेट्रोल का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बन, और बी है ऑक्टेन, और सी है ब्यूटेन, और डी है हीरा। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑक्टेन। ऑक्टेन पेट्रोल का मुख्य घटक है ऑक्टेन। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30वां प्रश्न है कि सबसे कठोर धातु कौन है? सबसे कठोर धातु कौन है? ऑप्शन नंबर ए हीरा, और बी क्रोमियम, और सी टंगस्टन, और डी लिथियम। दोस्तों ये प्रश्न देखते ही आप लोगों के मन में आ गया होगा कि इसका सही आंसर हीरा होगा, लेकिन यह गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पूछा गया है कि सबसे कठोर धातु कौन है? सबसे कठोर तत्व बोलता तो हीरा हो जाता, धातु बोल रहा है तो धातु में इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम। क्रोमियम। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता किस धातु की होती है? सर्वाधिक विद्युत चालकता किस धातु की होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है हीरा, बी है चांदी, सी है टंगस्टन, और डी है सोना। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी चांदी हो जाएगा दोस्तों। चांदी सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है इसकी। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस धातु को रणनीति का धातु कहा जाता है? रणनीति धातु भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है शीशा को, बी है चांदी, सी है टाइटेनियम, और डी है सोना। रणनीति धातु कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी टाइटेनियम हो जाएगा दोस्तों। टाइटेनियम को रणनीति धातु के नाम से भी जाना जाता है। 33वां प्रश्न है, कौन सा गैस चांदी की सतह को
काला कर देता है, चांदी की सतह को काला कर देता है कौन सा गैस? ऑप्शन नंबर ए है मीथेन, बी है ओजोन, सी है CO2 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी ओजोन हो जाएगा। हाँ दोस्तों, ओजोन ऐसा गैस है जो चांदी की सतह को काला कर देता है। अगला प्रश्न है हमारा, आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में कितने तत्व होते हैं? आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में कितने तत्व हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 4 और सी है 6 और डी है 18। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सी 6 हो जाएगा। आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में 6 तत्व होते हैं दोस्तों। 6 तत्व कौन कौन होते हैं? हीलियम, आर्गन और बहुत सारे होते हैं, आर्गन, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, बहुत सारे होते हैं। 6 होते हैं दोस्तों। इसका ट्रिक है ही आ रजनीकांत। ही से हो गया हीलियम, आ से हो गया आर्गन, रजनी से हो गया रेनॉन, जिनी से हो गया जिनॉन, कांत से हो गया क्रिप्टॉन। दोस्तों इस प्रकार से 6 तत्व को हम याद कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मुख यानी मुंह का पीएच मान कितना से कम होने पर दांत का क्षय आरंभ हो जाता है? मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाता है कि हमारा दांत का क्षय होने लगता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है 5.6 और बी में है 2.4 और सी में है 5.8 और डी में है 5.5। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कौन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5.5। दांत जब 5.5 का पीएच 5.5 मुंह का पीएच मान जब 5.5 हो जाता है तो दांत का क्षय होना आरंभ हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन था? प्रयोगशाला, बहुत ही बेव्यायी प्रश्न है दोस्तों कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन था? ऑप्शन नंबर ए है आयोडीन, बी है यूरिया और सी है हीरा और डी है मीथेन। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यूरिया हो जाएगा दोस्तों। क्या ऑप्शन नंबर बी यूरिया हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है हमारा कि कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए नंबर है कैनिस फैमिलियर्स और बी नंबर है फेलिस डोमेस्टिक और सी नंबर बॉस इंडिकस और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कैनिस फैमिलियर्स। कैनिस फैमिलियर्स कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए है धर्म, बी है संघ और सी है जाति और डी है गांव। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, जाति। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है दोस्तों। 39वां प्रश्न है कि चार्ल्स डार्विन ने सन 1831 ईस्वी में किस जहाज़ से पूरे विश्व का भ्रमण किया था दोस्तों? चार्ल्स डार्विन ने सन 1831 ईस्वी में किस जहाज़ से पूरे विश्व का परिभ्रमण किया था? ऑप्शन नंबर ए है अपोलो 11 और बी है बीगल नामक जहाज़ और सी है कैरेवल नामक जहाज़ और डी है स्कोर। तो ऑप्शन नंबर बी बीगल नामक जहाज़ से 1831 ईस्वी में इन्होंने पूरे विश्व का परिभ्रमण किया था। अगला प्रश्न है, विषाणु की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट जेनर ने, डी नंबर इवान विस्की ने। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इवान विस्की। इवान विस्की ने विषाणु की खोज किया था दोस्तों। एक प्रश्न आप लोगों के लिए, देखते हैं कौन इसका सही उत्तर देता है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप हमारे कमेंट में दीजिए और अगर हमारा यह महत्वपूर्ण 40 प्रश्न आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा आने वाला हर
वीडियो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले जाए। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। प्रश्न है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? क्या है? मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है अकबर, और बी है बाबर, और सी है शाहजहां, और डी है जहांगीर। तो दोस्तों, आपको इसका जवाब देना है कमेंट में। ओके, ऑल द बेस्ट।